हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के मेन न्यूज़ में द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हम एनालाइज करेंगे। उसके साथ आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगे रिगार्डिंग एथिक्स ऑल्सो। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है चेज योर गोल। इसमें आपको करना क्या है कि हमारा डीएनए वीडियो आता है सुबह, ठीक है, उसके बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ आपको एडिटोरियल एनालिसिस जो कि अभी जो चल रहा है वीडियो, उसमें एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है मेंस प्रैक्टिस के लिए आंसर राइटिंग की, उसमें पार्टिसिपेट करना है। और साथ में प्रीलिम संग्राम होता है हमारा, तो ये डेली होता है मंडे टू फ्राइडे। ओके, इसमें आपसे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज पूछी जाती है, तो स्कोर्स आपको अपने कमेंट करने रहते हैं। एक और अनाउंसमेंट है कि कल 3 PM पर लाइव हमारा मेगा प्रीलिम संग्राम होगा, क्योंकि 2 दिन से हमारा प्रीलिम संग्राम आ नहीं पाया था। तो ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ एक अच्छी क्विज होगी, लाइव क्विज होगी, तो लाइव अटेंड ज़रूर करना है इसको और मुझे बताना कि आप लोग कितने सीरियस हो अपने प्रेपरेशंस को लेकर। और जो लोग भी इसमें रिलीजियसली पार्टिसिपेट करेंगे इन सभी इनिशिएटिव्स में, उनको मिलेगा मेरी साइड से एक फ्री पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल। और सिर्फ इससे ये नहीं होगा कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स भी आपकी साथ के साथ प्रिपेयर हो रहे हैं अलोंग विथ आंसर राइटिंग। तो हर तरफ से आप एक विन विन सिचुएशन में हो। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, मेंस क्वेश्चन एंड में मिलेगा और आपको कहाँ पोस्ट करना है अपना आंसर। पोस्ट करना है आपको यहाँ मयूरी भागवानी यूपीएससी, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे पोस्ट करना और यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग करके मुझे भेजना। आई ट्राई टू रिव्यू इट, लेकिन मेजरली आपको पीयर रिव्यू भी करना है, यहाँ पे एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करना, और उस बेसिस पे हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। देखो, कल मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था, बेसिकली ये एक एथिक्स की केस स्टडी थी। ये शायद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज के तौर पे आया होगा, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं है एथिक्स के केस स्टडी वगैरह कैसे। तो देखो, काफ़ी ज़्यादा इसका ना प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है समझने का एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स की बैच भी हमने लॉन्च की थी, उसमें आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल कि हमारे 30 स्टूडेंट्स थे और 30 में से काफ़ी ज़्यादा, लगभग जिन्होंने रेगुलरली अटेम्प्ट किया है ना, रेगुलरली अटेंड किया हमारी क्लासेस, लगभग 20 से 23 स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर नाउ एबल टू राइट प्रॉपर आंसर्स। एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो, ओके, कि कैसे स्टूडेंट्स सीख चुके हैं यहाँ पे आंसर राइटिंग करना, एथिक्स की टर्मिनोलॉजीज को समझना, ये सब सीख चुके हैं। तो हमारी नेक्स्ट बैच आने वाली 26 सितंबर को, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारी केस स्टडी क्या है। केस स्टडी ये है कि आपका एक फ्रेंड है नवीन, ठीक है, नवीन है और वो असिस्टेंट डायरेक्टर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। वो आपका बहुत ही अच्छा करीबी दोस्त है, आपके फैमिली रिलेशंस भी हैं, और आपसे बातचीत कर रहा है वो बिल्कुल चिल होके। और उसने बताते बताते वो इस जोन में चला गया कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया और उसने बता दिया कि वो ब्राइब्स अब लेना स्टार्ट कर दिया उसने। डायरेक्टली वो मांगता नहीं है, लेकिन अगर कोई दे देता है तो वो मना नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप डीएसपी हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, और आप ड्यूटी पे हो। नवीन को ये पता है कि आप ड्यूटी पे हो, आप एक कॉप हो, लेकिन आपका वो वन ऑफ द फैमिली मेंबर जैसा ही है, ठीक है। आप, उसने एक भी बार नहीं सोचा आपको बताने के पहले, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, ड्यूटी पे हो, और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप लॉ को एनफोर्स करो। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ठीक है। ये 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना था। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि बेस्ट आंसर्स मुझे किसके लगे। जसलीन, दीपक एंड आयशा, इन तीनों के आंसर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ऑलमोस्ट सब कुछ इन्होंने अपने आंसर्स में कवर किया हुआ है। जैसे जसलीन और आयशा की मैं बात करूँ ना, ये ऑलरेडी हमारे एथिक्स बैच के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। आई वॉज वेरी ग्लैड कि इन लोगों को अभी भी आंसर्स लिखना जो है पसंद है, ठीक है, क्योंकि हमारी बैच ख़त्म हो चुकी है। तो ये लोग अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस शोज़ कि ये लोग कितने अच्छे से यहाँ पे एथिक्स को समझ पाए हैं एंड कितने अच्छे से ये आंसर्स लिख पाए हैं। एंड दीपक, टू माय सरप्राइज, कि इन्होंने कभी मैंने आपको एथिक्स का कोई भी यहाँ पे केस स्टडी सॉल्व करने के लिए नहीं दिए, लेकिन स्टिल दीपक हैड रिटन इट वेरी वेल। तो आप लोग अपने अपने जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो, सब लोग जाके देखना, इनके आंसर्स आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीखने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए ज़रूर जाके देखना इनके आंसर्स। मैं आपको एक आंसर दिखा रही हूँ। अच्छा, आंसर दिखाऊँ उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। जब भी केस स्टडी सॉल्व करते हो ना, तो केस स्टडी में कुछ चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन।
आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है। दूसरे होते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो जो भी अफेक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, ओके। तीसरा होता है यहाँ पे एथिकल इश्यूज या डिलेमा, ठीक है, एथिकल इश्यूज या डिलेमा। तो क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं ये आपको इसमें बताना चाहिए, ठीक है। बहुत डेप्थ में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि एक लंबा फिर लेक्चर बन जाएगा ये। और इसके बाद फिर आना चाहिए आपको क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन के पार्ट्स को समझना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप क्या करोगे, सिंपल, बस इतना पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन 250 मार्क्स का है, 20 नंबर का है। आप ये तो लिख के नहीं आ जाओगे एक लाइन में कि देखो भाई हम तो इसको जेल में डलवा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने देखा कुछ लोगों ने यहाँ पे क्वालिटीज लिखी हुई है पब्लिक सर्वेंट्स की, वो ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आप अपने 1.5 पेज इसको दे दो, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसकी जगह क्या करना चाहिए, आप ये बताओ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन बताए, इसके बाद आप इसके मेरिट और डीमेरिट बताओ, हर एक के मेरिट और डीमेरिट बताओ। और उसके बाद एक ऑप्शन, कोर्स ऑफ एक्शन अपना जब बताओगे तो उसमें एक ऑप्शन को चूज करो, वन ऑप्शन चूज करो। और ये ऑप्शन चूज करके आपका खत्म नहीं हो जाता है काम। इसके बाद आपको इसको जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफिकेशन देना है कि आपने यही ऑप्शन क्यों चूज किया। एंड एंड में आप दोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन शुड बी अ वे फॉरवर्ड, ठीक है, कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। जैसे आप देखोगे दीपक ने बहुत अच्छे से बताया कि आगे क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं ऐसे चीजें ना हो उसके लिए, ठीक है। सुप्रिया ने भी काफी अच्छी तरीके से बताया था ये ऑप्शन वगैरह वाले पॉइंट जो है। अब देखो आयशा ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया। जसलीन का आंसर मैं आप सभी के सामने यहाँ रख रही हूँ। आई फाउंड इट टू बी वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट आंसर, ठीक है, हमारे सारे आंसर्स में से। तो देखो यहाँ पे देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने पहला तो बताया कि पूरी केस स्टडी है किस बारे में। तो ब्राइब कल्चर के बारे में ये केस स्टडी है, ठीक है, ब्राइब कल्चर के बारे में। और ये जो है स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस को डिटोरियोरेट कर रही है। इसके बाद इन्होंने एक फैक्ट भी दिया करंट अफेयर्स से। ये फैक्ट था इंडिया की रैंकिंग इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, ओके। तो ये बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप पहले तो ये बताओ कि केस स्टडी किस बारे में है, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई फैक्ट दे सको तो उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं होती। स्टेक होल्डर्स देखो इन्होंने बताया, नवीन है, मैं हूँ एज ए डीएसपी, जनरल पब्लिक और सोसाइटी है, ठीक है। एथिकल इश्यूज देखो, एथिकल इश्यूज भी नॉर्मल नहीं, इन्होंने थिंकर्स को भी ऐड किया, थिंकर्स को भी यूज किया, थिंकर्स की फिलोसफी को भी यूज किया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिएंटोलॉजी वर्सेस यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट, हेडोनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आपने एथिक्स प्रॉपरली पढ़ा होगा ना, तभी आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। ऐसे नहीं, आपसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी कि आप ये सब लिखो, ठीक है, लेकिन अगर आपने एथिक्स पढ़ा है, अगर आपको ये सारी थ्योरीज पता है, ये सारे कंसेप्ट पता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इनको अप्लाई करना। और बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे अप्लाइड है ये सब, ठीक है। इसके बाद देखो ऑप्शन अवेलेबल इन्होंने लिखे हैं कि पहला तो ये कि आप अपने फ्रेंड को डिफेंड करोगे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे ये लिखा। फिर आपने बताया कि अगर आप उसको डिफेंड नहीं करोगे तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको समझाओ कि देखो भाई इसके ये एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसका मेरिट डीमेरिट। उसके बाद तीसरा आपने बताया कि देखो यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो उसके अगेंस्ट, इसके मेरिट और डीमेरिट, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आपने बताया कि मैं ऑप्शन 3 चूज करूंगी, क्यों चूज करूंगी उसका आपने फिर यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया। इसके टूल्स भी बताए आपने, आरटीआई, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर वगैरह आपने बताया। और एंड में एक कंक्लूजन दिया विद द जस्टिफिकेशन कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है, ये सारी चीजों के थ्रू आपने एंड किया। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट एनी केस स्टडी, ओके। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सही जगह पे कीवर्ड्स भी यूज किए हैं और कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे अंडरलाइनिंग भी करी है। तो ये सारी चीजें ना देखो प्रैक्टिस से आएंगी, और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको एथिक्स में आप स्कोर पर कर पाओगे। और मेरा ये केस स्टडी देने का एक मोटो ये भी था कि हम लोग क्या करते हैं यूजुअली एथिक्स को ले लेते हैं हल्के में, ठीक है, समझ लेते हैं कि एथिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो कर लेंगे। लेकिन यही सब्जेक्ट है जिसको आप हल्के में लेते हो ना, वो डूबता है आपको, ठीक है। एथिक्स ही एक है ऐसा सब्जेक्ट, एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे, ये 3 ऐसे हैं सब्जेक्ट जो कि आपकी रैंक बनाते हैं, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आईएएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, आईआरएस मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये इन तीनों के थ्रू ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो इन तीनों को किसी भी तरह से आपको इग्नोर नहीं करना है। आगे बात करते हैं, तो देखो पहला है हमारा आज का आर्टिकल, अ ड्रेकोनियन लॉ दैट नीड्स टू डिसअपियर, ऐसा लॉ जो यहाँ पे खत्म होना चाहिए। तो आफ्सपा के बारे में यहाँ बात हो रही है। आफ्सपा क्या है देखो, आफ्सपा एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, 1958 में ये एक्ट आया था। ये एक्ट ये बोलता है कि जो भी एरियाज को डिस्टर्ब्ड डेजिग्नेट किया गया है, वहां पे जो आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं,
वारंट ऑफिसर्स हैं या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलती है, जैसे कि वो किसी के ऊपर भी फायर कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं सस्पिशन के बेसिस पे, किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, ओके। इसके अलावा आफ्सपा जो है ये यहाँ पे अगर मान लो इस जो सोल्जर्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि देखो इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, इनके अगेंस्ट यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो प्रोसीडिंग्स हो तो सकती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही हो सकती हैं। ये है आफ्सपा एक्ट, ओके। अब देखो ये आर्टिकल जो है ना, ये आफ्सपा के बारे में बात करता है कि आफ्सपा में क्या क्या हो रहा है। अभी हमारे मोदी जी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला कि ये जो आफ्सपा एक्ट है अभी कहाँ कहाँ है, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब एरियाज में लगा हुआ है, लेकिन इसको बहुत जल्दी हटाएंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी सेम चीज कही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं नागालैंड में भी यहाँ पे इसको लेकर, और इसकी शुरुआत जो है ना, आफ्सपा क्यों आया, इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है ब्रिटिश राज से, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से। पहले एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में था ये 1942 में, तब यहाँ पे ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे कि जहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या फ्रीडम फाइटर के कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनको सप्रेस करने के लिए, उन एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ये ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है। ये आर्म्ड फोर्सेस जो ऑर्डिनेंस है वो आया था 1942 में। उसके बाद 1958 में इसको एक्ट बना दिया गया और इसको अभी भी कंटिन्यू किया गया है। अब नागालैंड में आप सभी को पता है इंसर्जेंसीज बहुत होती है वहाँ पे, ये इस तरह की जो काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स आप बोल सकते हो, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, NSCN-IM, ठीक है, इसक मवैया। तो नागा इंसर्जेंसी हो रही है, ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आफ्सपा को कंटिन्यू रखा गया। अब क्या होता है, नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना लेकिन ये भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, और इसके बाद ये एग्रीमेंट जो है वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, इसीलिए आसपा अभी तक लगा हुआ है। मणिपुर में, नागालैंड में काफी लंबे समय से लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतनी सारी पावर्स है कि आप किसी को भी शूट कर सकते हो, किसी को भी किल कर सकते हो, किसी को भी सर्च कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, प्रोसिक्यूट कर सकते हो विदाउट वारंट, ठीक है। सब कुछ पावर यहाँ पे दी गई है, और कोई भी ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑफिसर जो कि एक कैप्टन रैंक का है, ठीक है, वो यहाँ पे ये सब काम कर सकता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये देखना, टू यूज सच फोर्सेज एज मे बी नेसेसरी इवन टू कॉजिंग डेथ। तो अगर आपको किसी को मारना भी है ना, तो आप यहाँ पे अगर कैप्टन रैंक के हो, इंडियन ऑफिसर हो, तो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हो, तो आप इसको फायदा उठा सकते हो इस पूरे एक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी बोला गया है कि ये जो एक्ट है 1958 का, ये बोलता है कि नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पे फोर्स यूज कर सकते हैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट जहाँ पे इनको सस्पिशन लगता है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि यहाँ पे नागा इंसर्जेंसी हो रही थी, इसको सप्रेस करना था, और इसीलिए यहाँ पे आफ्सपा एक्ट लगाया गया कि आर्म्ड फोर्सेस इसको सप्रेस कर पाए, इनको ज्यादा पावर्स दी गई। लेकिन अभी जो है ना, ये बहुत ज्यादा ड्रेकोनियन हो गया है, बहुत ज्यादा मनमानी हो गई है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि दिसंबर 2021 में ये आफ्सपा एक्ट के अंतर्गत ही आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया, 6 फार्मर्स को मार दिया। उन्हें ये लगा कि ये इंसर्जेंट्स हैं, ठीक है, और उन्हें मार दिया गया। एक्चुअल में ये इंसर्जेंट्स नहीं थे, यहाँ पे रहने वाले नॉर्मल लोग थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बहुत दंगे भड़क गए, जिसके चक्कर में आसाम राइफल्स के एक जवान को भी मार दिया गया। तो आपस में बहुत ज्यादा झड़प हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बार बार बोला है कि देखो इसके अगेंस्ट हमको सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए कि यहाँ पे आफ्सपा के अंतर्गत कई सारे फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, ठीक है, फेक इनकाउंटर्स। और यहाँ पे शुरुआत के जो इनकाउंटर्स चेक किए गए, लगभग 1500 से ज्यादा, 1528 ऐसे फेक इनकाउंटर्स के बारे में पिटीशन आई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पाया गया कि शुरुआत के 6 केसेस सही हैं, कि फेक इनकाउंटर्स ही हैं इसमें से, ठीक है। पहले 6 केसेस पे सुनवाई हो रही थी और उनमें 6 के 6 पे ये पाया गया कि 6 के 6 फेक इनकाउंटर्स थे। आफ्सपा में आर्म्ड फोर्सेस ने सच सही तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से अपनी पावर्स को यूज नहीं किया था, उन्होंने जबरदस्ती इनको मार दिया था, ठीक है। और देखो हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाला कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे हम आज भी अगर इस तरह के ड्रेकोनियन लॉज लगा रहे हैं, लिबर्टी को खत्म कर रहे हैं, राइट्स को खत्म कर रहे हैं लोगों के, तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट जा रहे हैं। अब एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक आयरन लेडी रही है मणिपुर की, इनका नाम है इरोम चानू शर्मिला, ठीक है। इन्होंने 16 साल यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करी कि इस एक्ट को आप हटाइए। अल्टीमेटली 16 साल के बाद इन्होंने खत्म की इस हंगर स्ट्राइक को। कुछ असर पड़ा, यहाँ पे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमीशन बनी, इन्होंने भी ये जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमीशन ने भी यही कहा
तो देखो, बीपी जीवन रेड्डी कमीशन ने भी ये कहा कि इस एक्ट को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, जो भी चीज़ें इसमें हम आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर्स देते ना इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए, वो हमें यूएपीए एक्ट में, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में मिला लेनी चाहिए। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी यही चाहती है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी जैसी सिचुएशन है उसके कारण यहाँ से हटा नहीं पा रहे, इंसर्जेंसी यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि जल्दी से जल्दी इस एक्ट को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि दिस इज नॉट इन लाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और दूसरी चीज़ ये कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें हमें फास्ट ट्रैक करना चाहिए उन इन्वेस्टिगेशंस को, और अल्टीमेटली जो भी गिल्टी है उसे यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। ओके, तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल, और ये रहा आपका मेंस का क्वेश्चन, जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि मैं आपको मंडे सुबह तक मुझे ये आंसर लिख के आप लोग दे देना। व्हाट इज आर्म्ड फोर्सेस एक्ट? ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, क्रिटिकली कमेंट ऑन इट्स इम्प्लीकेशन एंड प्रोवाइड अ वे फॉरवर्ड। ये आंसर आपको लिखना है और भेजना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, मयूरी भागवानी यूपीएससी, ये ग्रुप का नाम है। ओके, मयूरी भागवानी यूपीएससी इसका नाम है, और आपको यहाँ भेजना है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अपना फीडबैक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।